जय हिंद दोस्तों। यूपी एएनएम के थ्योरी क्लास के क्रम में आज का जो टॉपिक है वो है विभिन्न आयु वर्ग के लिए संतुलित आहार। आज के इस वीडियो में हम संतुलित आहार को कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि संतुलित आहार क्या होता है और उससे भी पहले आपका आहार क्या होता है, इस पे बात करेंगे। और उसके साथ साथ विभिन्न आयु वर्ग के लिए कितने आहार की आवश्यकता होती है उस पर भी बात करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति अपना बैठकर काम कर रहा है तो उसके लिए कितने आहार की आवश्यकता होगी, उसके साथ साथ कोई कठिन परिश्रम कर रहा है तो उसके लिए कितने आहार की आवश्यकता होगी, कितने कैलोरी की आवश्यकता उसको होगी। कोई बच्चा है उसको कितने कैलोरी की आवश्यकता होगी। कोई गर्भवती महिला है या स्तनपान कराने वाली महिला है तो उसको कितने कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है एक दिन में, बच्चे को कितने कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। सभी जानकारी आपको एक ही वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे और अपने एएनएम की तैयारी के क्रम में आज एक टॉपिक और कंप्लीट करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपका जो टॉपिक है संतुलित आहार, सबसे पहले हम इसी संतुलित आहार पे बात करते हैं। और उससे पहले हम देखते हैं कि आहार क्या होता है, आपका आहार क्या होता है। देखिए, अगर आहार की बात करें तो मानव जीवन की, मानव शरीर की जो सबसे प्राथमिक इकाई है वो आपका आहार है। क्योंकि जब हम आहार लेंगे तभी वो हमको ऊर्जा देगा, कार्बोहाइड्रेट देगा, वसा देगा, प्रोटीन देगा। अगर हमारे पास ऊर्जा नहीं होगा तो हम काम नहीं कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो ऊर्जा नहीं मिलेगा, हम काम नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद प्रोटीन नहीं होगा तो शरीर का निर्माण नहीं होगा, विटामिन नहीं होगा तो जो रोगों से लड़ने की क्षमता है उसमें कमी आ जाएगी, बार बार हम रोगों से ग्रसित हो जाएंगे। तो इन सभी की समस्याओं को हल करने के लिए हम आहार लेते हैं। और आहार लेते हैं तो उसी आहार में हमको सारे विटामिन, ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, वसा सभी कुछ प्राप्त होता है। लेकिन अब आहार ले रहे हैं तो ऐसा नहीं हम जो है बहुत ज़्यादा वसा ले लिए, हम प्रोटीन नहीं ले पाए तब भी दिक्कत है, या बहुत ज़्यादा प्रोटीन ले लिए, वसा नहीं ले पाए, कार्बोहाइड्रेट नहीं ले पाए तब भी दिक्कत है। और इसी के लिए एक संतुलित आहार नाम का टॉपिक लाया गया है कि आप अगर सुबह आहार लेते हैं, सुबह भोजन करते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए, वसा की मात्रा कितनी होनी चाहिए, प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, और इन सभी को मिला करके आपको कैसे भोजन करना चाहिए जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे, आपको जितने भी पदार्थ की आवश्यकता है वो सभी आपको मिलती रहे। आहार का पूरा मतलब आप समझ के मान लीजिए प्राथमिक जो आपका जीवन का है जो है वो है आहार, भोजन प्राप्त करना। यह आपकी मानव शरीर की सबसे प्राथमिकता पे यही आता है। अब आहार लेते हैं तो हमको ऊर्जा मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वसा मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमने भोजन किया और डायरेक्ट वो हमारे शरीर में जाकर के ऊर्जा दे दिया, ऐसा भी नहीं होता है। जब हम आहार लेते हैं तो वो हमारे शरीर में पाचन का काम करता है। जब आहार पच जाता है, पचने के बाद परिणाम स्वरूप हमको ऊर्जा देता है, शरीर की वृद्धि करता है और सभी प्रकार के रोगों से रक्षा करने में हमारी सहायता करता है। लेकिन जब पोषक पदार्थ की मात्रा हमारे शरीर में पर्याप्त रूप से नहीं पहुंच पाती है, कुछ विटामिन नहीं पहुंच पाते हैं या वसा नहीं पहुंच पाती है, ऊर्जा नहीं प्राप्त हो पाती है, तो उससे हमारा शरीर कुपोषित हो जाता है। और कुपोषित से बचने के लिए संतुलित आहार की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। अब हम देखते हैं कि संतुलित आहार क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप आहार का जो है वो आप समझ गए होंगे कि आहार हमारे शरीर के कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं संतुलित आहार पे। देखिए, संतुलित आहार पे बहुत सारी परिभाषाएं हैं। मैं आपको सबसे पहले WHO के माध्यम से जो परिभाषा दी गई है उसके विषय में बात करता हूँ और उसके बाद सरल रूप में मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि संतुलित आहार क्या होता है। सबसे पहले WHO की परिभाषा की बात करें तो वह आहार जो शरीर की ऊर्जा आवश्यकता, कौन सी आवश्यकता, पहला ऊर्जा आवश्यकता और दूसरा शरीर के निर्माण क्षमता, नियामक और सुरक्षात्मक तत्व की आवश्यकता की पूर्ति करता है, वह संतुलित आहार कहलाता है। आपको इसको समझने में बहुत ही हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो, लेकिन मैं आपको इसको आसान भाषा में समझा देता हूं कि संतुलित आहार क्या होता है। देखिए, वह आहार जो शरीर को एक निश्चित अनुपात में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और वसा प्रदान करता है वो संतुलित आहार कहलाता है। एक बार हम इस परिभाषा को दोबारा से देखते हैं कि वह आहार जो शरीर को एक निश्चित अनुपात में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और वसा प्रदान करता है वो आपका संतुलित आहार कहलाता है। अब WHO की परिभाषा की तरफ दोबारा से चलें तो आपको ये चीज़ें अब समझ में आ जाएंगी। देखिए, वह आहार जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा कौन प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और जो शरीर के निर्माण
क्षमता, निर्माण कौन करता है हमारे शरीर का? प्रोटीन। और उसके बाद सुरक्षात्मक तत्व, सुरक्षात्मक कौन सा करता है? आपका विटामिन। तो ये सभी चीजें जब एक निश्चित अनुपात में ली जाती है तो वही संतुलित आहार होता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, देखिए सर हमको कार्बोहाइड्रेट भी लेना है, प्रोटीन भी लेना है, विटामिन भी लेना है, वसा भी लेना है और एक अनुपात में लेना है, तो वो अनुपात क्या होगा? आप अनुपात को भी समझाइए। देखिए मैं आपको बता दूं, संतुलित आहार में जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो अनुपात होता है वो 4:1:1 की होता है। ये आपका जो क्वेश्चन है कि संतुलित आहार में प्रोटीन, उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट और वसा एक किस अनुपात में होता है, तो इसका जो अनुपात है वो 4:1:1 के अनुपात में होता है। आप इसको याद कर लीजिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, अब इसको रट लीजिएगा। और उसके साथ साथ मैं आपको और एक चीज बता दूं कि ऊर्जा प्रदान करने के आधार पर पोषक जो पदार्थ होते हैं उनकी प्रतिशत मात्रा भी एक निर्धारित की गई है, उस मात्रा को भी हम समझते हैं। देखिए अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में 60 से 70% आवश्यकता है, ये हमारे शरीर को 60 से 70% ये चाहिए। वसा की बात करें तो वसा 20 से 25% की आवश्यकता होती है और प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन 10 से 15% की आवश्यकता होती है। ICMR की रिपोर्ट जो है वो यही कहता है और ये डाटा ICMR की रिपोर्ट से लिया गया है, आप मिलान कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, हमारे शरीर में जितने, मान लीजिए हमारे शरीर में जो 100% ऊर्जा प्राप्त होती है उस 100% में से 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट लिया जाता है। और वसा की बात करें तो वसा आपका 20 से 25% लिया जाता है और प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन आपका 10 से 15% लिया जाता है। अब एक सवाल यह आता है कि कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम में कितनी ऊर्जा होती है, वसा में 1 ग्राम में कितनी कैलोरी मिलती है और प्रोटीन में 1 ग्राम में कितनी कैलोरी मिलती है। देखिए अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम में 4.1 कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है और उसके साथ साथ अगर वसा की बात करें तो वसा में 1 ग्राम कैलोरी में 1 ग्राम में 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वहीं प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में हमको 1 ग्राम में 4.3 कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो वसा है, वसा इसकी मात्रा तो कम है लेकिन 1 ग्राम में ये हमको ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। आप इसको भी देखिएगा, सबसे अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन प्राप्त करता है, कौन देता है, तो आप वसा बताएंगे। लेकिन वसा का जो ऊर्जा होता है वो कुछ देर बाद करता है। मान लीजिए आपने वसा का कोई पदार्थ सेवन किया ऊर्जा के लिए, तो आपको तुरंत इंस्टेंट ऊर्जा नहीं देगा कार्बोहाइड्रेट की तरह, वो आपके शरीर में जाएगा और उसके कुछ देर बाद वो आपको ऊर्जा देना प्रदान करेगा। और जब देर में ऊर्जा देता है तो देर तक यह ऊर्जा हमारे शरीर में रहती भी है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट को हमारे शरीर में इसकी ज़्यादा आवश्यकता है, 60 से 70% ऊर्जा जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट ही हमें देता है। लेकिन अगर हम देखें इसके 1 ग्राम में 4.1 कैलोरी ऊर्जा है हमें प्राप्त होती है। ठीक है, आप यहाँ तक बात समझ गए। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा कैलोरी कौन सा देता है, या आपसे यह पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कैलोरी हमारे शरीर में किसकी होती है, कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन, तो आप बताएंगे कार्बोहाइड्रेट की। अगर आपसे यह पूछा जाए कि वह कौन सा पदार्थ है जो 1 ग्राम में सबसे अधिक कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है, तो आप वसा बताएंगे। आप एक चीज बार बार यहां पे सुन रहे हैं कि कैलोरी कैलोरी और कैलोरी, इसका मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग जानते होंगे लेकिन बहुत सारे लोग यह नहीं जानते होंगे। हम कैलोरी पे आपकी बात करते हैं, उसके बाद आगे एक बार इसको रिकॉल करते हैं। अगर कैलोरी की बात करें तो आपको मैं बता दूं कि शरीर को जो प्राप्त ऊर्जा, शरीर को जितनी भी ऊर्जा प्राप्त होती है उसको कैलोरी से मापा जाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कैलोरी जो है ये ऊर्जा की एक इकाई है। ठीक है, यहाँ तक आप बात समझ गए कि शरीर को जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको कैलोरी पे मापा जाता है। अब आपसे एक प्रश्न बहुत बार पूछा गया है विभिन्न एग्जाम में, आप इसको याद कर लीजिएगा कि 1 कैलोरी में जो है वो कैसे निर्धारित किया जाता है। देखिए अगर हम देखें ऊर्जा का वह मात्रा जो जल के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दे वही आपका 1 डिग्री कैलोरी होती है। ठीक है, एक बार इसको हम फिर से देख लेते हैं कि ऊर्जा का वह मात्रा जो जल के ताप को
1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दे वही आपकी 1 कैलोरी होती है। यहाँ तक आप बात समझ गए हैं। अब एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं, जिससे जितना भी हमने पढ़ा है वो हमारे दिमाग में संरक्षित हो जाए। मैंने आपको बताया संतुलित आहार क्या होता है, और उससे पहले बताया आहार क्या होता है। आहार वही है जो हमारे शरीर की सबसे पहली प्राथमिकता है, और इसी से हमको ऊर्जा मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वसा मिलता है। लेकिन ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट और वसा और प्रोटीन और विटामिन है, इनको एक मात्रा में लेना पड़ता है, और इन सभी को जो मात्रा में लेना पड़ता है, एक निश्चित अनुपात में लेना पड़ता है, वही इसका संतुलित आहार होता है। और अगर हम देखें जो आपका आहार संतुलित आहार है, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का अगर आपसे अनुपात पूछे तो आपका अनुपात 4:1:1 का होता है। कौन सा? कार्बोहाइड्रेट आपके अंदर और प्रोटीन आपका और वसा आपका। यहां तक आप बात समझ गए हैं। मैं आपको एक बात और यहां पे बता देता हूं, ये कि अगर ऊर्जा की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमको ऊर्जा प्रदान करती हैं। प्रोटीन और जल की बात करें, ये शरीर का निर्माण करती हैं, और विटामिन और खनिज की बात करें तो ये रोगों से हमें बचाती है। जब मैंने कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था, वसा पढ़ाया था, प्रोटीन पढ़ाया था, विटामिन पढ़ाया था, खनिज पढ़ाया था, तो उसमें इस सभी विषय पे बात हो गई है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे लोग हो सकता है भूल गए हों, इसलिए इसको रिकॉल करने के लिए आप सबके सामने रखा गया है। तो यहां तक आप बात समझ गए हैं। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब आगे हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगले कदम पे अगर हम देखें तो मैंने आपको यहां तक बात कर दी कि हमारे शरीर में जितनी भी ऊर्जा प्राप्त होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक होता है, उसके बाद वसा होता है, उसके बाद प्रोटीन होता है। अगर हम संतुलित आहार की तालिका देखें WHO के अनुसार कि 1 ग्राम प्रति डे में पुरुष और महिला के लिए कितने ग्राम भोजन की आवश्यकता होती है। यहाँ पे आपको पदार्थ दिख जाएगा, यहाँ पे स्त्री के लिए ग्राम प्रति डे में आपका आहार हो जाएगा, और यहाँ पे पुरुष के लिए ग्राम प्रति डे में होगा। और ये आपका जो डाटा है ये WHO के अनुसार है, और यहाँ पे ग्राम और प्रतिदिन पे है कि एक दिन में कितने ग्राम की आवश्यकता होगी। ठीक है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। अगर पदार्थ में अगर हम फल की बात करें तो महिला के लिए, स्त्री के लिए 30 ग्राम प्रति डे फल की आवश्यकता होती है, और पुरुष के लिए भी 30 ग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। शक्कर या गुड़ की बात करें तो इसमें भी 30 ग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है, पुरुष में भी 30 ग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। वसा की बात करें, वसा भी आपका स्त्री के लिए 35 ग्राम प्रतिदिन और महिला के लिए भी 35 ग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। वही दूध की बात करें तो दूध भी आपका होता है 250 ग्राम प्रतिदिन, और पुरुष के लिए भी 250 ग्राम प्रतिदिन आपके दूध की आवश्यकता होती है। और यहाँ से आप देखेंगे यहाँ तक आपका पुरुष और महिला का सेम था, लेकिन इसके बाद से आपको अंतर दिखने के लिए मिल जाएगा। दाल की बात करें तो दाल जो होता है वो स्त्री के लिए 30 ग्राम प्रतिदिन की 70 ग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है, और पुरुष के लिए 80 ग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। हरी पत्तेदार सब्जियों की बात करें तो महिला के लिए, स्त्री के लिए 150 ग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है, वहीं पुरुष को अगर हम देखें तो 100 ग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। वहीं अनाज की बात करें तो इसमें स्त्री के लिए 350 ग्राम प्रतिदिन और पुरुष के लिए 450 से 470 ग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। यह आपका संतुलित आहार तालिका है। मैंने आपको बताया पदार्थ के अनुसार स्त्री और पुरुष को प्रतिदिन में कितने ग्राम आवश्यकता होगी इन पदार्थों की, और यह डाटा जो है ये WHO की वेबसाइट से लिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। और उसके बाद आगे हम देखते हैं कि कार्य अनुसार कितने कैलोरी ऊर्जा की प्राप्त होती है। कार्य अनुसार मतलब कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा कार्य करते हैं एक दिन में, बहुत लोग होते हैं जो बैठ के कार्य करते हैं, जैसे ऑफिस जाने वाले जो लोग हैं वो बैठ के अपना कार्य करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही कठिन परिश्रम करते हैं और बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं। अब जो ज़्यादा परिश्रम करेगा उसको ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होगी, और जो कम परिश्रम करेगा, बैठ के सिर्फ बैठना उसका काम, उसको कम कैलोरी की आवश्यकता होगी। तो एक तालिका इस पर भी बनाया गया है कि कोई व्यक्ति अगर बैठकर काम कर रहा है तो उसको कितने किलो कैलोरी की आवश्यकता होगी, और उसके बाद कोई साधारण काम कर रहा है तो उसको कितने कैलोरी की आवश्यकता होगी, और कोई कठिन परिश्रम कर रहा है उसको कितने कैलोरी की आवश्यकता होगी। अगर हम इस हिसाब से देखें, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बैठकर अपने सभी कामों को कर रहा है, मेल और फीमेल में उसको कितने कैलोरी की आवश्यकता होगी। अगर हम फीमेल की बात करें तो 2100 किलो कैलोरी, और पुरुष की यानी कि मेल की बात करें तो 2500 किलो कैलोरी की आवश्यकता होगी, जो व्यक्ति बैठकर काम करता है। वहीं साधारण कामकाज के लिए अगर हम देखें, जो साधारण कामकाज होता है उसमें फीमेल के लिए 2500 किलो कैलोरी की आवश्यकता होगी, और मेल के लिए 3000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होगी। वहीं जो कठिन परिश्रम कर रहा है उसके लिए अगर हम देखें तो फीमेल के लिए
3000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होगी और मेल के लिए भी आपकी 3600 किलो कैलोरी की आवश्यकता होगी। ये आप चार्ट देख सकते हैं और यहाँ से अपने सभी चीज़ और सभी डाउट क्लियर कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, अगर बैठ कर काम करता है उसको कितनी आवश्यकता होगी कैलोरी की, कितनी ऊर्जा की, कोई साधारण काम करता है उसको कितने कैलोरी की आवश्यकता होगी, और कोई कठिन परिश्रम कर रहा है तो उसको कितने की आवश्यकता होगी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे देखें जो ICMR का रिपोर्ट है और उसके अनुसार देखें पुरुष और फीमेल को, महिला और पुरुष को कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है। यह जो डाटा है ये ICMR रिपोर्ट के अनुसार है, आप इसको भी देख सकते हैं। अगर मेल की बात करें तो मेल की अगर हम देखें तो एक दिन में 2110 से लेकर के 3470 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है मेल को। वही फीमेल की बात करें, महिला की बात करें तो 1660 से 2720 किलो कैलोरी की आवश्यकता होगी एक फीमेल को। अब ये जो डाटा है यहाँ पर आप देख रहे होंगे या कहीं भी या किसी दूसरे वीडियो के माध्यम से देखें तो आपको हो सकता है 100 या फिर 200 का अंतर आपको दिखाई दे, है ना। 100-200 का अंतर आपको दिखाई दे तो आप उसके लिए ना परेशान होगा, क्योंकि अगर आप देखें कोई व्यक्ति है अगर आप उसको अलग अलग डिवाइड करें, कोई व्यक्ति है जो पतला है, कोई है मोटा है, कोई है अधिक काम कर रहा है, कोई कम काम कर रहा है, किसी की आयु 20 साल है, किसी की 25 साल है, किसी की 50 साल है, तो हर आयु वर्ग के अनुसार ये जो ऊर्जा है ये अलग अलग आपको मिल सकती है और मिलने के लिए देख सकते हैं आप। तो आप उसके लिए ना परेशान होना कि आपने कुछ अलग डाटा बताया है और किसी दूसरे टीचर ने कोई अलग डाटा बताया है। मैं आपको जो बता रहा हूँ ये पूरे प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे जिस साइट से मैंने यह डाटा लिया है उसको यहाँ पे मेंशन करते हुए चल रहा हूँ। जैसे ये जो डाटा है ये ICMR रिपोर्ट के अनुसार है तो आप इसको भी देख सकते हैं ना। तो आप इसके लिए ना परेशान होगा। अगर आप कहीं पे दूसरा कोई डाटा देखते हैं तो आप उसके लिए ना परेशान होगा। जैसे मैं आपको अभी इस समय बता रहा हूँ कि मेल को कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो मैंने आपको बताया 2110 से 3470। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो सकता है, कोई अधिक काम करता है उसके लिए अलग कैलोरी होगी। मैंने आपको काम के हिसाब से अभी ऊपर समझाया है। कोई कम काम कर रहा है तो उसके लिए अलग होगी। लेकिन औसतन आपसे पूछा जाए, आपके एग्जाम में आ जाए अगर कोई बाई चांस प्रश्न कि एक आदमी है उसको प्रतिदिन में कितने किलो कैलोरी की ऊर्जा प्रदान की जा सकती है, किया जाता है, अगर आपसे आयु वर्ग ना दिया जा रहा है, आपसे काम के आधार पे ना पूछा जा रहा है, सिंपल यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक आदमी को कितने ऊर्जा प्रदान की जाती है एक दिन में, तो आप बस सीधे से यही सवाल का जवाब दे देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब फीमेल की बात करें तो एक फीमेल को, जो साधारण फीमेल है, उसको एक दिन में 1660 से लेकर के 2720 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान 2720 किलो कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। लेकिन महिला में दो टाइप और है। एक महिला वो जो गर्भवती महिला है उसके लिए अलग होगा, अलग उसको ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और एक महिला है जो स्तनपान कराती है, अपने बच्चों को दूध पिलाती है, उनके लिए अलग किलो कैलोरी ऊर्जा की हिसाब हो गया, क्योंकि उनको अपना भी देखना है और अपने बच्चों का भी देखना है, इसलिए उनको ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता होगी, है ना। यहाँ तक आप बात समझ गए हैं। अगर हम देखें वो महिला जो गर्भवती महिला है, अगर गर्भवती महिला की बात करें तो आपका जो महिला समान महिला के लिए किलो कैलोरी की दी जाती है, आप उसी में 350 अतिरिक्त ऐड कर दीजिएगा तो आपका गर्भवती महिला के लिए आ जाएगा कि गर्भवती महिला को एक दिन में कितने किलो कैलोरी की आवश्यकता होगी। वहीं स्तनपान कराने वाली महिला की अगर हम बात करें तो इसमें दो कैटेगरी है। स्तनपान में अगर हम देखें तो इसमें दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी आपकी आती है 0 से 6 मंथ तक जो बच्चों को दूध पिलाते हैं, और दूसरा आता है 7 से 12 मंथ का। दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग ऊर्जा किलो कैलोरी की आवश्यकता होगी। देखिए, अगर हम सबसे पहले हम देखते हैं उन महिला की जो स्तनपान कराती हैं 0 से 6 मंथ तक, अगर हम उसको देखें तो जो आपका साधारण समान महिला का एक दिन का किलो कैलोरी है, आप उसी में 600 किलो कैलोरी और ऐड कर दीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा। अब दूसरे कैटेगरी की हम बात करते हैं, वो महिला जो 7 से 12 मंथ के बच्चों को दूध पिलाती है, उनके लिए कितने कैलोरी की प्रतिदिन की आवश्यकता है, तो आप सामान्य में 520 किलो कैलोरी और ऐड कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी बातों को सही से आप सबके सामने रख पा रहा हूँ और आप सभी लोग सही से इस बात को देख पा रहे होंगे। एक बार हम फिर से इसको रिकॉल करते हैं जिससे आपको
आपको सब कुछ समझ में आ जाए। मैंने यहाँ तक आपको बता दिया था। यहाँ से अगर हम देखें कि संतुलित आहार की जो तालिका है WHO के अनुसार वो क्या है, देखिए जो पोषक पदार्थ हैं स्त्री और पुरुष के अलग अलग हम एक दिन में कितने ग्राम दे सकते हैं। अगर फल की बात करें तो पुरुष और महिला को सेम फल की आवश्यकता होती है 30 ग्राम प्रतिदिन में। शक्कर या गुड़ की बात करें तो ये भी आपका पुरुष और महिला के लिए 30 ग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। वसा की बात करें तो इसमें स्त्री और पुरुष के लिए 35 ग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। दूध की बात करें तो इसमें भी 250 ग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है पुरुष और महिला दोनों में। दाल की बात करें तो दाल आपका स्त्री के लिए 70 ग्राम प्रतिदिन और पुरुष के लिए 80 ग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। पत्तेदार सब्जी की बात करें तो इसमें स्त्री के लिए 150 और पुरुष के लिए 100 ग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। वहीं अनाज की बात करें तो स्त्री के लिए 350 ग्राम प्रतिदिन और पुरुष के लिए 450 से 470 ग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं। कार्य के अनुसार अगर हम देखें कि कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होगी एक दिन के लिए, तो बैठकर कोई व्यक्ति अगर काम करता है और वह फीमेल है तो उसको अगर वह फीमेल है तो उसको 2100 किलो कैलोरी की आवश्यकता होगी। अगर मेल है और वह बैठकर काम करता है उसको 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, कोई अगर बैठकर काम करता है फीमेल है तो उसको 2100, मेल है तो उसको 2500 किलो कैलोरी की ऊर्जा आवश्यकता है। कोई व्यक्ति साधारण कामकाज कर रहा है तो उसके लिए अगर हम देखें तो फीमेल है तो 2500 किलो कैलोरी और मेल है तो उसको 3000 किलो कैलोरी। अगर कोई व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है तो उसको फीमेल है तो 3000 किलो कैलोरी और फीमेल है तो 3000 किलो कैलोरी, मेल है तो 3600 किलो कैलोरी की आवश्यकता है। यह आपका काम के हिसाब से हो गया। ICMR की रिपोर्ट के अनुसार हम देखें तो एक दिन में एक मेल को, एक पुरुष को 2110 से 3470 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फीमेल को 1660 से 2720 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। महिला में आपका अलग होता है क्योंकि कुछ महिला गर्भवती होती हैं, कुछ महिला स्तनपान कराती हैं, तो दोनों को अलग अलग कैलोरी की आवश्यकता होती है, दोनों को अलग अलग ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं जो गर्भवती महिला है। जो गर्भवती महिला है उनको जो आपका सामान्य महिला को जितनी ऊर्जा आवश्यकता है उसमें 350 अतिरिक्त आप ऐड कर लीजिए, आपको गर्भवती महिला का डाटा मिल जाएगा। और वहीं जो महिला स्तनपान कराती हैं, और स्तनपान में भी 2 डिपार्टमेंट है, 2 भाग हैं। एक वो महिला जो 0 से 6 वर्ष है और उसके बाद 7 से 12 मंथ का। अगर हम देखें 0 से 6 मंथ का तो इसमें आपका जो सामान्य महिला का है उसी में 600 और ऐड कर लीजिए, तो आपका जितनी भी कैलोरी आएगी वो एक दिन में आ जाएगा उन महिला का जो आपके 0 से 6 मंथ के बच्चों को दूध पिलाती हैं, स्तनपान करवाती हैं। दूसरा आपका आयु वर्ग है 7 से 12 मंथ के बच्चों को जो आप स्तनपान कराते हैं, उनके लिए जो आपका सामान्य ऊर्जा है उसी में 520 और ऐड कर दीजिएगा, तो जितना भी किलो कैलोरी होगा वो उन महिला के लिए आपका प्रतिदिन का आ जाएगा हिसाब कि प्रतिदिन उनको कितने किलो कैलोरी की आवश्यकता है। यहाँ तक आप बात समझ गए थे। अब बात करते हैं बच्चों के लिए कि जो बच्चों का आयु वर्ग होता है उसमें एक दिन में कितने किलो कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चों में भी कई डिपार्टमेंट आप बांट दिए गए हैं। एक आपका 1 वर्ष से 3 वर्ष के बच्चों के लिए, दूसरा आपका 10 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए, तीसरा आपका 16 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं 1 से 3 वर्ष का अगर कोई बच्चा है तो उसको कितने किलो कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता है। अगर 1 से 3 साल के लिए अगर बॉय है या फिर लड़का है या फिर लड़की है, दोनों को 1010 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। कोई बच्चा यदि 10 से 12 वर्ष का है, अगर वो लड़की है तो उसको 2060 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी प्रतिदिन, और कोई लड़का है तो उसको 2220 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। कोई 16 से 18 आयु वर्ग का है तो उसको, अगर लड़की है तो उसको 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अगर लड़का है तो उसको 3320 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ये बच्चों के आयु वर्ग के अनुसार ये आपका पूरा डाटा है, और यह जो डाटा है यह भी WHO के द्वारा लिया गया है, आप उसको भी देख सकते हैं। संतुलित आहार की अगर हम देखें तो संतुलित आहार के आवश्यक घटक की बात करें, अगर आपसे पूछा जाए संतुलित आहार के आवश्यक घटक कौन कौन से हैं या कितने हैं, तो आप बताएंगे 7 हैं।
कितने, क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि संतुलित आहार के आवश्यक घटक आपसे पूछा जाए तो आप 7 बताएंगे। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, फाइबर, जल। अब ये होता क्या है, ये प्रदान क्या करता है? अगर हम इसके विषय में बात करें तो कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करता है, वसा जो होता है ये भी ऊर्जा देता है और उसके साथ साथ शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है। प्रोटीन की बात करें तो वृद्धि व विकास में सहायक होता है। विटामिन की बात करें उपापचय नियंत्रण और सुरक्षात्मक पदार्थ है। खनिज की बात करें तो यह जो है अंगों के विकास के लिए, उपापचय के नियंत्रण के लिए आवश्यक है। फाइबर की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल के लिए यह काम आता है, कोलेस्ट्रॉल के नियंत्रण के लिए काम आता है। जल की बात करें तो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। अगर इनके विषय में डिटेल जानकारी आपको चाहिए तो आपको वीडियो हमारा पहले से उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ एक जानकारी देना चाहता हूँ। जानकारी क्या है कि मेरे द्वारा यूपी ट्रिपल एससी एएनएम की कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। कंप्लीट आपको पूरी तैयारी यूपी ट्रिपल एससी एएनएम के द्वारा एएनएम के लिए करवाई जा रही है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर आपको दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? वीडियो लेक्चर। उसके साथ साथ आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा, जो क्लास आपका होता है उसका पीडीएफ दिया जाएगा। और उसके साथ साथ डेली क्विज आपका होता है। उसके बाद संडे को आपका रिवीजन होता है और उसके साथ साथ आपको 20 प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाता है। वीडियो टॉपिक वाइज वीडियो आपका होगा। जितने भी वीडियो मिलेंगे वो टॉपिक वाइज वीडियो मिलेंगे, टॉपिक वाइज पीडीएफ मिलेगा और टॉपिक वाइज आपको की पॉइंट मिलेगा। जो एक टॉपिक आपका चला उस टॉपिक में कितने की पॉइंट है जो इम्पॉर्टेंट है वो भी आपको पीडीएफ दिया जाएगा। और ये सभी कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में दिया जाता है। 500 रुपये में आप अपने एएनएम की तैयारी बहुत ही बेहतर स्तर पे कर सकते हैं और इससे ज़्यादा आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी 500 रुपये में आपको वीडियो लेक्चर भी मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा, की पॉइंट भी मिलेगा, क्विज भी होगा, रिवीजन भी होगा और प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप हमारे 90 26 92 73 15 नंबर पे मैसेज या व्हाट्सअप करके हमसे बैच के विषय में जानकारी ले सकते हैं। यदि आपको बैच से जुड़ना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर एक बार है हमारा 90 26 92 73 15। ये हमारा नंबर है, इस पे आप कॉल करके या मैसेज करके हमको बता सकते हैं और आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको एएनएम की संपूर्ण तैयारी सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में करवाई जा रही है। और इसी 500 रुपये में वीडियो लेक्चर, की पॉइंट, पीडीएफ सभी टॉपिक वाइज और उसके बाद क्विज भी होगा, रिवीजन भी होगा और प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा। सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में दिया जाएगा। तो अगर आपको लेना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमने आपको बता दिया था कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, वसा हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, प्रोटीन जो है वृद्धि और विकास के लिए सहायक है, विटामिन जो है ये उपापचय क्रिया को नियंत्रित और सुरक्षात्मक पदार्थ कार्य करता है, जो खनिज होता है ये उपापचय नियंत्रण अंगों के विकास में कार्य करता है, फाइबर की बात करें कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, जल की बात करें तो शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है। कैलोरी मैंने आपको बता दिया था कि कैलोरी कैसे होती है। आगे आता है कि संतुलित आहार में एएनएम की भूमिका। देखिए यहाँ से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो एएनएम होती है, मान लीजिए आप जब एएनएम हो जाएंगी तो आपके लिए क्या आवश्यक है संतुलित आहार को लेकर के। संतुलित आहार आपके लिए कैसे आवश्यक है, आप कैसे एक दूसरे को जागरूक करेंगे इससे। देखिए हम अगर देखें एएनएम की क्या भूमिका होती है संतुलित आहार में। देखिए सबसे पहले ठोस भोजन तरल पदार्थ में देना चाहिए जिससे बच्चा आसानी से ले सके। मान लीजिए आप एएनएम हो गई, कोई महिला आई है जो अभी हाल ही में बच्चों को जन्म दी है, या फिर वो आपसे आगे का प्रोसेस जानना चाहती है कि बच्चों को संतुलित आहार कैसे दिया जाए, कब से शुरू किया जाए, आपसे पूछती है तो आप क्या बताएंगे। आप उससे कह तो नहीं देंगे कोई 6 मंथ का बच्चा है तो आप उसको ठोस पदार्थ खाने के लिए दे दीजिए, तो खा तो नहीं पाएगा, ऊपर से नुकसान हो जाएगा। तो आपकी पहली प्राथमिकता ये है कि आप उससे बताएंगे कि आप जाइए और जो ठोस पदार्थ हैं उनको तरल रूप में देना का प्रयास कीजिए।
जैसे बहुत सारे लोग हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, बीमार से पहले वो अच्छे अच्छे तड़ा तड़ा भोजन खाता है, बहुत अच्छे अच्छे भोजन का सेवन करता है, लेकिन जब बीमार पड़ता है तो उसको खिचड़ी खाने के लिए कह दिया जाता है, वो भी पतली वाली खिचड़ी, है ना। तो आप इससे समझ सकते हैं। शुरू में आहार कम मात्रा में देना चाहिए, पाचन क्षमता बढ़ने पर आहार की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। तो आप, कोई व्यक्ति अगर आपसे जानना चाहता है तो आप उसको बताएंगे, देखिए आप जाइए अपने बच्चों को भोजन की मात्रा दीजिए, लेकिन पहले स्टार्टिंग में उसको कम भोजन करवाइए। मान लीजिए कोई बच्चा है ए से बी तक जाना चाहता है ना, आप उसको 20 किलो कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता है, आपने उसको 40 किलो कैलोरी ऊर्जा दे दी। अब यहाँ तक जाएगा, 20 खत्म होगा, 20 बचेगा। अब जो 20 बचेगा वो तो उसके शरीर में ही रहेगा। अब शरीर में रहेगा तो उसका शरीर का आकार है उसमें तो परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसका जो वजन है वो बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे वो मोटापा ग्रस्त हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। और कोई बच्चा अगर मोटा हो जाता है उसको नाना प्रकार की बीमारियां ग्रसित हो जाता है ना। तो आपको ये भी बताना है। एक बार में एक ही आहार देना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि एक बार में आप बच्चे को दूध भी पिला देंगे, उसके साथ साथ मांस मछली भी खिला देंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, देखिए प्रेम से करते हैं, कोई जान के नहीं करता है, सोचता है, सभी माएँ सोचती हैं कि हमारे बच्चे कितना जल्दी मोटा हो जाए, कितना जल्दी बड़ा हो जाए, कितना जल्दी खेलने लगे, और उसके साथ साथ कितना जल्दी वो सभी कामों को करने लगे। लेकिन और इसी प्रेम के चक्कर में वो सब कुछ अपने बच्चों को खिलाना चाहती हैं एक साथ, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी प्राथमिकता यही है एएनएम की कि बच्चों, माँ से बताएं कि आप एक बार में एक ही आहार दीजिए, ज़्यादा ना दीजिए। एएनएम को गांव में जाकर संतुलित आहार के विषय में जानकारी देना चाहिए। आपकी प्राथमिकता यही कि आप गाँव में जाइए और संतुलित आहार के विषय में जितनी भी जानकारी है वो लोगों को प्रदान कीजिए। माँ को सलाह देना चाहिए कि भोजन तैयार करते समय अपने हाथों को अच्छे से धो ले और उसके साथ साथ बर्तन की साफ सफाई भी कर ले। एएनएम को माँ को बताना चाहिए कि स्तनपान बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। स्तनपान के विषय में जब आएगा टॉपिक, उसके विषय में हम बात करेंगे, है ना। अभी यहाँ पे बस इतना आप समझ लीजिएगा। एएनएम को अगर चाहिए कि माँ को कुपोषण से होने वाली बीमारियों के विषय में बताएं। जैसे अगर आप कोई माँ है, अगर वो कुपोषण के विषय में जानेगी कि कुपोषण से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, कैसे बच्चा कुपोषण से शिकार होता है, कैसे उसको संतुलित आहार देकर के उसको कुपोषण से ग्रसित होने से बचाया जा सकता है, अगर माँ जान जाएगी तो कभी भी वैसा काम नहीं करेगी, क्योंकि वो माँ नहीं सोचती है कि उसका बच्चा कभी भी बीमार हो। ठीक है, यहाँ तक आप बात समझ गए हैं। अब देखिए, यहाँ तक आप बात समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब संतुलित आहार से पिछली बार जब 2022 में कुछ आपका एग्जाम हुआ था एएनएम का, तो वहाँ के कुछ प्रश्न आपके सामने लाए गए हैं कि आप इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे और हल करने का आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। मैं आपको एक बात और बता दूं, संतुलित आहार का जो टॉपिक है, यहाँ से जो प्रश्न आते हैं ये ज़्यादातर आपके माइंड बेस होते हैं। आप इसमें बहुत कुछ नहीं पढ़े हैं, तब भी आप यहाँ के 2 ऑप्शन आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं और उसके बाद अपने सवाल का जवाब दे सकते हैं। मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि आपको ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करना है। अगर आप पढ़े नहीं हैं तो आप उस प्रश्न का जवाब कैसे देंगे। जैसे आपके सामने पहला सवाल ये है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषण का क्या महत्व होता है। यह आपके सामने सवाल है। सवाल क्या है, कोई बच्चा 5 साल का है या उससे कम है तो उसके लिए जो पोषण है उसका क्या महत्व होता है। पहला ऑप्शन है बच्चे की तेजी से वृद्धि और विकास। दूसरा है बच्चा जंक फूड नहीं ले सकता। तीसरा है यह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है और यह माँ पे निर्भर होता है। अगर हम ये तीनों को ऑप्शन देखें तो यह माँ पे निर्भर होता है। ये ऑप्शन में थोड़ा दम नहीं लग रहा है, क्योंकि संतुलित आहार की अगर हम बात करें तो माँ सोचती है कि बच्चों को कितना ज़्यादा खिला दे, वो अपने बच्चों को सब कुछ एक साथ देना चाहती है। लेकिन जो संतुलित आहार होता है उसमें एक मात्रा होती है। अगर संतुलित आहार में हम देखें जो उसके अनुपात होता है 4.1:1 का होता है। जब माँ बच्चों को खिलाने का प्रयास करती है सब नहीं देखती है, तो इसलिए ये ऑप्शन थोड़ा सा निगेटिव सेंस है, इसलिए ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरी बात करते हैं, यह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित कर सकता है संतुलित आहार, तो आप वहीं पे तुरंत ही अर्थव्यवस्था के हिसाब से गलत साबित कर सकते हैं। बच्चा जंक फूड नहीं ले सकता है। देखिए मैं आपको बता दूं, जहाँ पे जंक फूड की बात आ जाती है संतुलित आहार में, जहाँ कहीं भी जंक फूड की बात आए आप उसको आराम से गलत कर दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब संतुलित आहार की क्या आवश्यकता होती है या पोषण की क्या आवश्यकता होती है। अभी मैंने आपको बताया कि पोषण की आवश्यकता होती है जिससे बच्चा तेजी से विकास करे, वृद्धि हो, तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें तेजी से विकास और वृद्धि की बात की गई है।
ठीक है, पहला सवाल हो गया। दूसरे सवाल की अगर हम बढ़ते हैं, एएनएम के लिए पोषण सिखाने का क्या महत्व है, सीखने का क्या महत्व है। इसमें पूछा गया है कि एएनएम के लिए पोषण सीखने का क्या महत्व है। आपके सामने ऑप्शन है, पोषण और स्वास्थ्य के बीच संबंध को समझने के लिए, दूसरा जंक फूड को समझने के लिए, तीसरा आपका विभिन्न प्रकार के जंक फूड को सूचीबद्ध करने के लिए, और विभिन्न दवाओं के लिए दवाओं के साथ पोषण को बदलने के लिए। मैं आपको बताया है भी, मैंने आपको अभी बताया, जहाँ पे जंक फूड की बढ़ावता दी जाए या जंक फूड खाने की बात की जाए, वो ऑप्शन तुरंत आपका गलत हो जाएगा। इसमें जंक फूड को समझने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जंक फूड जो होता है ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो जंक फूड जहाँ पे आ जाए आपको वो ऑप्शन गलत कर देना है। इसमें जंक फूड को सूचीबद्ध करने का कोई काम नहीं, पोषण में जंक फूड कहाँ से आएगा। तीसरा अगर हम देखें तो विभिन्न दवाओं के साथ पोषण को बदलने के लिए, पोषण तो नहीं बदलेगा, ना ही एएनएम का काम है पोषण को बदलने का। पोषण की जो तालिका है आईसीएमआर या फिर डब्ल्यूएचओ उनके द्वारा बदली जाती है, उनको जो आवश्यकता लगता है वो ऐड करते हैं। तो एएनएम का काम नहीं है। एएनएम का क्या काम है, पोषण और स्वास्थ्य के बीच संबंध को समझने के लिए उनको सीखना चाहिए कि पोषण क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक आप बात समझ गए। तो अगर आप इसको नहीं पढ़े हैं तब भी आप इसको आराम से एलिमिनेट कर ले जाएंगे और इसको समझ लीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको सब समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 6 माह बाद शिशु का पूरक आहार शुरू करने के लिए एएनएम को माँ को क्या सलाह देनी चाहिए, क्या सिखाना चाहिए। मैंने आपको बताया कम से कम 2 साल तक स्तनपान जारी रखें, दूसरा है स्तनपान बंद कर दें, तीसरा है तला हुआ भोजन से पूरक भोजन की शुरुआत करें, कच्चे भोजन से शुरू करें। मैंने आपको अभी बताया है कि एएनएम का जो कार्य होता है वो माँ को सिखाएं कि उनको पोषक आहार कैसे दिए जाते हैं, संतुलित आहार कैसे दिए जाते हैं और कैसे उनकी आवश्यकता होती है। देखिए, जो 6 माह का बच्चा है अगर वो आहार शुरू करना चाहता है पूरक आहार, तो ऐसा नहीं कि जो स्तनपान है उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष तक बच्चों को स्तनपान बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। उसको अगर भोजन खाने भी लगता है तब भी स्तनपान बंद नहीं करना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन की बढ़े, तला हुआ भोजन, ये पूरक रूप में देखिए, तला हुआ भोजन, जंक फूड या फिर ये सभी जो आते हैं इसको देखते ही आप गलत मार दीजिए, गलत है आपका, ये सही नहीं होगा। उसके बाद कच्चे भोजन से शुरुआत करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। जब आप जो है पूरक आहार लेना चाहते हैं तो आप कच्चे भोजन से कैसे इसकी शुरुआत कर देते हैं। तो आपका बच्चा क्या कम से कम 2 साल तक स्तनपान जारी रखना चाहिए, आपका ये सही हो जाएगा। तो आप अगर नहीं पढ़े हैं, अगर आपको नहीं जानकारी है, तब भी आप इन सभी सवालों के जवाब आराम से दे सकते हैं। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इसी कमेंट सेक्शन के माध्यम से मैं आपको सभी सवालों के जवाब अवश्य दूंगा। मैं आपको और एक बार बता देना चाहता हूँ कि यदि आप हमारे साथ एएनएम बैच से जुड़ना चाहते हैं, एएनएम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको 500 रुपये की फ़ीस में आपका पूरा एएनएम की तैयारी करवाऊंगा, जिसमें आपका वीडियो लेक्चर होगा, की पॉइंट होगा, टॉपिक वाइज पीडीएफ होगा, टॉपिक वाइज वीडियो होगा, टॉपिक वाइज की पॉइंट होगा, रिवीजन भी किया जाएगा। शाम को 8 PM पर आपका जो टॉपिक पढ़ाया जाता है उसका क्विज भी दिया जाता है, जिससे आप पढ़ें और उसका रिवीजन भी करें, जिससे आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सके। और उसके साथ साथ रिवीजन भी कराया जाता है, प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा, और ये सभी कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ 500 में दिया जाएगा। अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस नंबर पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। नंबर है 9026 92 73 15। और यदि उसके साथ साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज का जो टॉपिक है यहीं पे समाप्त होता है, और उसके साथ साथ जो कुछ पॉइंट इसमें रह गए हैं उसको मैं क्विज के माध्यम से आपको देने का प्रयास करूंगा, डिटेल एनालिसिस के साथ। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको यह टॉपिक कैसा लगा।